गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री एचटी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, उनकी संघर्ष की कहानी, राजनीतिक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा आदि सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। ये एक संपन्न परिवार से थे। इनके पिता का नाम जानकी दास बोस था और माता प्रभावती देवी थी। देशभक्ति का जुनून इनके सर पर था। ये ग्रेजुएशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया और इनके पिता की इच्छा थी कि आईसीएस करे, और लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश सेवा करना चाहते थे। लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण इन्होंने 1919 में लंदन गए और वहाँ इन्होंने आईसीएस की परीक्षा की तैयारी करने लगे। 1920 की आईसीएस की परीक्षा में चौथे स्थान पर ये थे और इस प्रकार उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास कर गई। लेकिन इनका मन शान शौकत की ज़िंदगी और ब्रिटिश की सेवा करने के लिए स्वीकार नहीं किया और इन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी को त्यागपत्र देकर वापस घर चले आए। 1921 में ये कांग्रेस की सदस्यता ली और असहयोग आंदोलन में सक्रिय हो गए। इन्होंने चित्तरंजन दास को अपना गुरु बनाया। असहयोग आंदोलन में ये बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिए, लेकिन चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। इससे ये क्षुब्ध हो गए। इस समय देश की जनता बहुत उत्साहित थी और बोस के अनुसार गांधी जी का यह आंदोलन स्थगित करना उचित नहीं था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जिस समय जनता का जोश अपने चरम पर था, आंदोलन वापस लेना एक राष्ट्रीय विपदा के समान है। इस प्रकार इनका गांधी जी से मतभेद हो गया। गांधी जी से इनका मार्ग अलग अलग था दोनों का, लेकिन लक्ष्य एक था, स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज्य पार्टी बनाए। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने सचिव सीईओ बनाए गए। इस सचिव पद पर रहते ही उन्होंने कलकत्ता में बहुत से कार्य किए। इस समय इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। ये युवाओं के चहेते नेता बन गए थे। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज्य पार्टी धीमी पड़ गई और 1928 में इन्होंने कलकत्ता से साइमन कमीशन का विरोध किया। इस समय इन्हें जेल में डाल दिया गया। ये बहुत बार जेल भी गए। 1930 में ये कलकत्ता के मेयर बने। कांग्रेस के साथ मिलकर ये काम करते थे और बीच का मार्ग अपनाते थे। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा को दबा दिया जाता था। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में एक बिंदु था कि भारत को डोमिनियल स्टेट बना दिया जाए। इससे ये असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। इस समय इनका गांधी जी से मतभेद हो गया और उन्हें एक साल बाद लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखने की बात हुई। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक इंडियन इंडिपेंडेंट लीग बनाई और पूर्ण स्वराज की मांग की और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जब पूर्ण स्वराज समिति से पास हुआ तो इनका नाम कांग्रेस के टॉप सदस्यों में होने लगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने भाग लिया और शामिल हुए। इस समय गोलमेज सम्मेलन लंदन में शुरू हो चुका था। पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए। इस समय ये सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का साथ दिया। असहयोग आंदोलन में अंग्रेज को झुकना पड़ा। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता से सुभाष चंद्र बोस असहमत थे। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अकेले जाने पर भी ये असहमत थे। जबकि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। 1938 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। उन्होंने एक कार्य समिति तैयार की। इसमें देश के क्रांतिकारी, युवा तथा अन्य मार्ग से आए हुए लोग भी शामिल करते थे। सभी को शामिल करना इनका उद्देश्य था। एक सेना का भी होना जरूरी है, इनके अनुसार यह विचार था।
इनकी इस तरह की क्रांतिकारी विचारधारा थी, लेकिन गांधी जी को लगा कि यदि सुभाष चंद्र बोस इसी तरह से काम करेंगे तो इतने दिनों से हमने जो अहिंसात्मक और सत्याग्रह का मार्ग को अपनाया है उसे सुभाष चंद्र बोस एकदम किनारा कर देंगे और कांग्रेस को एक क्रांतिकारी संगठन बना देंगे। सुभाष चंद्र बोस की 2 पुस्तकें द इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रामी प्रकाशित हुई, जिसमें द इंडियन स्ट्रगल को अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगा दिया। यह युवाओं में काफ़ी प्रिय नेता बन चुके थे। वे जानते थे कि देश में कुछ ऐसी भी जनता है जो जोशपूर्ण तरीके से काम करती है। सुभाष चंद्र बोस उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहते थे। 1939 में जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस ने फिर पर्चा भरा। गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया जाए, परंतु इस समय अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, इसलिए पट्टाभी सीतारमैया का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया गया। मतदान हुआ। इस मतदान में सुभाष चंद्र बोस जीत गए। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता महात्मा गांधी के बराबर हो चुकी है। गांधी जी को लगा कि अगर सुभाष चंद्र बोस अब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो कांग्रेस की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। अब चूंकि सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित सदस्य थे इसलिए इन्हें निकाला नहीं जा सकता था, अतः सुभाष चंद्र बोस के कार्य पर दबाव बनाया गया। वे अकेले निर्णय नहीं ले सकते थे। सुभाष चंद्र बोस के कार्य करने के तरीके पर अंकुश लगाने के लिए सलाहकार समिति बनाई गई। इस समय बोस को लगा कि वे इस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि गांधी जी उनके अध्यक्ष बनने से खुश नहीं थे, अतः स्वयं ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सुभाष चंद्र बोस एक बार महाक्रांति चाहते थे, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक को कांग्रेस के ही साथ स्थापित की। फॉरवर्ड पत्रिका भी निकाला था। ब्रिटिश को लगा कि इससे सत्ता को खतरा हो सकता है। भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में ये अनशन शुरू कर दिए, भूख हड़ताल किए। अंग्रेज़ों को लगा कि अंग्रेज़ घबरा गए और उन्हें लगा कि इन्हें कुछ हो ना जाए। अंग्रेज़ डरते थे कि बाहर जाकर ये कोई कांड ना कर दे, इसलिए इन्हें घर में रखकर घर के चारों तरफ पहरा बैठा दिया। इस प्रकार इन्हें घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया। घर से एक दिन ये अचानक गायब हो गए और जर्मनी में प्रकट लिए। 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने छुपकर जर्मनी पहुँचे। भारत से ये मोहम्मद जियाउद्दीन के बेश में काबुल मास्को होते हुए जर्मनी पहुँचे। इनके भतीजे शिशिर और भाई ने शरद चंद्र बोस की सहायता से भारत से ये बाहर निकले। जर्मनी में ये आज़ाद हिंद संघ को बनाया। इसका मुख्यालय बर्लिन में था। इसकी 2 शाखा थी, इटली के रोम में और फ्रांस के पेरिस में। जय हिंद का नारा प्रचलित किया। फ्री इंडियन इलीज में सैनिक थे, 4500 लोग सैनिक थे। इसमें विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ना था इनका उद्देश्य। आज़ाद हिंद रेडियो की बर्लिन में स्थापना की। झंडा जिसमें चरखे के स्थान पर शेर के चित्र को रखा। इस समय हिटलर से ये मिले और नेताजी की उपाधि हिटलर ने इन्हें दी। अब हम विश्व की उस समय की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। हिटलर साम्राज्यवादी शासक थे। अब फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि जर्मनी से विश्व की लोकतंत्र को खतरा है, तो हम दोनों ने जर्मनी पर हमला कर दिए। जब सेकेंड विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने हमला किया तो उस समय ब्रिटेन घोषणा कर दी कि इंडिया हमारे साथ है और जर्मनी के खिलाफ भारत भी है।
जबकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देश भी अपने अपने उपनिवेश बनाकर साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। इसलिए जर्मनी पर ये इल्ज़ाम लगाना खोखली बात थी। सुभाष चंद्र बोस से सोचे कि ब्रिटेन और जर्मनी दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो जर्मनी से हम सहायता ले सकते हैं। लेकिन इसी समय जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिए, तो बोस की आशा खत्म हो जाती है और वे जापान की तरफ अपना रुख कर लेते। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए तो उन्हें एक रूम में बैठाया गया। कुछ देर में एक व्यक्ति आए और कहा, हेलो, मैं हिटलर हूँ, और हाथ बढ़ाकर सुभाष चंद्र बोस के सामने आ गया। सुभाष चंद्र बोस बोले, मैं इंडिया से सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं हिटलर से मिलने आया हूँ। वो अंदर चला गया। इस तरह फिर एक व्यक्ति आया और बोला, हेलो, मैं हिटलर हूँ, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। बोस ने कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस इंडिया से हूँ, हिटलर से मिलने आया हूँ। इस तरह फिर वो व्यक्ति अंदर चला गया। फिर तीसरा व्यक्ति आया, फिर वही उसी तरह बोला, हेलो, हाथ बढ़ाते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, मैं हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं इंडिया से आया हूँ। इस तरह वो भी अंदर चला गया। अब एक और व्यक्ति आया और रूम में खड़ा हो गया और कहा, कहिए क्या बात है। अब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किए और कहा, मैं इंडिया से सुभाष चंद्र बोस हूँ, आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। इस समय हिटलर को बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वो सोचने लगा कि ये आज तक कोई हमें मेरे डुप्लीकेट को नहीं पहचान पाया और ये व्यक्ति कैसे पहचान गया। उनके इस तरह से कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आपके डुप्लीकेट सही बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे थे, और इसी से मैं समझ गया कि ये हिटलर नहीं है। हिटलर बोस से इतना प्रभावित हुए कि उनके 4000 युद्ध बंदी जो ब्रिटेन से जीते थे उसे फ्री कर दिया और आज़ाद हिंद फौज में शामिल कर दिया गया। और हिटलर ने कहा, अगर आप ब्रिटिश को हराना चाहते हैं तो जापान जाइए, जर्मनी इंडिया से बहुत दूर है, जापान आपकी मदद करेगा। इस समय तक ब्रिटिश को पता चल चुका था कि सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में हैं। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी से सुमात्रा पहुँचे और सुमात्रा जापान के अधीन था। सुमात्रा से प्लेन पकड़कर जापान की राजधानी टोक्यो गए और वहाँ जापान के पीएम तोजो से मिले। तोजो बोस से काफ़ी प्रभावित हुए। दोनों ने मिलकर प्लान किए कि सिंगापुर में जो बम गिराया जाएगा, बम के साथ कुछ पर्चे भी गिराए जाएंगे। पर्चे में लिखा रहेगा, तुम हिंदुस्तानी कब तक अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर लड़ते रहोगे। ये हिंदी, अंग्रेजी, तमिल हर भाषा में लिखा रहेगा। इस तरह प्लान के अनुसार बम के साथ पर्चा भी गिराया गया और पर्चा मिलते ही वहाँ सिपाही विद्रोह कर दिए। सिपाही के विद्रोह करते ही सिंगापुर को जापान ने अपने अधिकार में ले लिया। सिंगापुर में जो 45,000 भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश द्वारा सिंगापुर लाए गए थे, उन्हें सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। इस तरह सैनिकों के अंदर राज बिहारी बोस जो सैनिकों को तैयार किया करते थे के माध्यम से सैनिक को बोस को सौंप दिया गया और फिर तैयार हो गई आज़ाद हिंद फौज। जापान बर्मा जीत चुका था। नागा इलाके से होते हुए मणिपुर पहुँचे सुभाष चंद्र बोस और तिरंगा झंडा फहराया। इतिहास के पन्नों पर आज भी इस शख्सियत सुभाष चंद्र बोस की बात अधूरी रह जाती है। इनके जय हिंद के नारे आज भी हर किसी के जुबां पर रहती है। इन्होंने अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का कमान अपने हाथों में लिया।
इन्होंने हर वक्त कहा सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अन्याय को सहता है, और उन्होंने कहा स्वतंत्रता को कोई देता नहीं है, इसे लेना पड़ता है। सैनिकों को प्रेरित करते समय कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका मौत आज भी रहस्य बना हुआ है। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ब्रिटिश पर हमला कर दिया। ये बोस का ही असर था कि ब्रिटिश में शामिल भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने पर मजबूर किया। बर्लिन से रेडियो पर जोशपूर्ण भाषण देकर भारतीयों में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जोश पैदा करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने के बाद सुभाष चंद्र बोस वियतनाम से मॉस्को जा रहे थे। ताइवान के एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश ने INA पर मुकदमा कर दिया। यह मुकदमा कौमी एकता को मजबूत करने वाला साबित हुआ। आज़ाद हिंद फौज के सहगल, ढिल्लन और शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय नारा लगाया जाता था हिंदुस्तान की एक आवाज़, सहगल, ढिल्लन, शहनवाज। थैंक्स। ये कुछ जानकारी है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो देख के ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।